नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार आप लोग पढ़ते रहिए। धीरे धीरे जो है जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि परीक्षा की डेट आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी की बात कर रही हूँ। तो धीरे धीरे एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा। अगर आप निरंतर पढ़ते रहेंगे ना, तो देखना एक दिन जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, जब आपके सामने पेपर आएगा, तो ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत सरल है, ये तो हमें आ रहा है। तो पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है कुछ लोग कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है 1 महीने में, तब घबराहट से ऐसे पढ़ने लगते हैं। उसके पहले नहीं पढ़ेंगे, उसके पहले नहीं मेहनत करना है। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो पूरा दिन रात पढ़ पढ़ के तबीयत भी ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सफलता प्राप्त करना है, तो एग्ज़ाम के पहले ही आपको पढ़ना पड़ता है। तब हमारा माइंड जो है बहुत ही ऐसे स्थिर होता है और हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, चीज़ें समझ ही नहीं आती, बस हम पढ़ते जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? आलोचना पढ़ रहे हैं। हिंदी विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा जो कठिन टॉपिक है, कह सकते हैं, वो आलोचना और निबंध होता है। ये याद नहीं होता है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को याद कर रहे हैं। तो आइए, आज हमारा जो है आलोचना का बहुत महत्वपूर्ण युग है, शुक्ल युग। जैसा कि आलोचना के क्षेत्र में अगर देखें तो शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास बिना पढ़े शायद ही कोई विद्यार्थी सिलेक्शन ले सकता है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का जो है पढ़ना चाहिए। और जिसको इन्होंने क्या किया था, श्याम सुंदर दास के कहने पर क्या हुआ था कि ये नागरिक प्रचारी पत्रिका में उसकी भूमिका के रूप में लिखा था, हिंदी साहित्य का विकास नाम से। लेकिन वही क्या है, बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से होता है। और शुक्ल युग किसके नाम पर पड़ा तो बताने की जरूरत ही नहीं है। जैसे द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, वैसे ही जो शुक्ल युग है वो रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पड़ा। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, शुक्लपूर्व युग ऐसे है। और आज हम शुक्ल युग की जो रचनाएं हैं, जो आलोचनाएं हैं, उसको देखेंगे। शुक्ल युग मतलब कि जो छायावाद के कुछ आलोचक हैं, जैसे प्रसाद हो गए, पंत हो गए, निराला हो गए, राम कुमार वर्मा हैं, कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये सब कैसे हैं? ये जो हैं शुक्ल युग में आते हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण आलोचकों को लिया है, उनकी रचनाओं को याद करने की कोशिश करेंगे, उनकी आलोचनाओं को याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन है रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। इनका जो आलोचना ग्रंथ है वो क्या है? गोस्वामी तुलसीदास है, जायसी ग्रंथावली है, भ्रमर गीत सार है, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा। आप सब इनका एक निबंध देखते होंगे, त्रिवेणी। त्रिवेणी में ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि त्रिवेणी में इन्होंने किस कवि को स्थान नहीं दिया है। तो याद रखना, ये कबीर दास को कम पसंद करते हैं। क्या है? ये कबीर दास को कम पसंद करते हैं। और त्रिवेणी में इन्होंने क्या किया है? कबीर को स्थान नहीं दिया है। एग्जामिनर कबीर का नाम देता ही है, क्योंकि कबीर प्रसिद्ध कवि है, तो उनका नाम देता है। लेकिन उसमें जो है कौन कौन है? सूर हैं। कौन है त्रिवेणी में? सूर, तुलसी, जायसी। कौन है? सूर, तुलसी, जायसी। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि त्रिवेणी में किसको स्थान इन्होंने नहीं दिया है, तो कबीर को ये स्थान नहीं देते हैं। बाकी सूर, तुलसी, जायसी को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उनका वर्णन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकी आलोचनाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास। इसका कालक्रम पूछ सकता है, तो आप लोग याद रख लीजिए। 23 से शुरू करते हैं। तुलसी में ता आया है, नाम में भी ता आ रहा है। 23, अगर 24 दे दे, 25 दे दे, तो आप लोगों को उस पर नहीं लगाना। पहले ये तुलसीदास की बात करते हैं। आप लोग भक्ति काल में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर ये देते हैं किसी को, तो रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को देते हैं।
तो अगर दे दे कालक्रम में रचना लगाने के लिए तो आप लोग तुलसीदास को पहले रखेंगे, उसके बाद ये जायसी को रखते हैं। क्या है 24 में जायसी, 24 में कौन है जायसी, सीक्वेंस से ही है 23 24 25। मतलब ये पहले तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जायसी ग्रंथावली लिखते हैं, भ्रमर गीत सार लिखते हैं। और पूछा जाता है कि जो भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत को इन्होंने क्या कहा है, तो जो सूर सागर का भ्रमर गीत सार है, भ्रमर गीत है, उसको इन्होंने क्या कहा है ध्वनि काव्य क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा ध्वनि काव्य कहा है। पूछा जाता है कि इन्होंने ध्वनि काव्य किसको कहा है, तो ध्वनि काव्य इन्होंने भ्रमर गीत को कहा है। और देखो दोस्तों जायसी ग्रंथावली तो ठीक है, लेकिन अगर पूछ ले कि कबीर ग्रंथावली किसका है तो किसका बताएंगे, श्याम सुंदर दास का। याद रख लीजिए कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि कबीर ग्रंथावली, देख लीजिए कबीर ग्रंथावली किसका है, कबीर ग्रंथावली तो ये लिखेंगे नहीं भाई, कबीर को कम पसंद करते हैं। तो कबीर ग्रंथावली किसकी है, श्याम सुंदर दास की। किसकी है, श्याम सुंदर दास की है, याद रखना, ये भूलना नहीं है। और यहीं पे अगर पूछ ले कबीर वचनावली किसकी है, ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है, तो आप लोग देख लीजिए कि कबीर वचनावली किसकी है, कबीर वचनावली, वचनावली किसकी है अगर पूछे तो ये किसकी हो जाएगी, हरिऔध की। किसकी है, देख लीजिए इधर लिख दे रही हूँ, किसकी है, हरिऔध की है। हमने जब भी याद करवाया हरिऔध को तो याद करवाया औधे मुँह गिर पड़ते हैं। क्या है, हरिऔध जो हैं औधे मुँह गिर पड़ते हैं। अगर कोई औधे मुँह गिर जाएगा तो उसके मुँह से वचन ही तो निकलेंगे, बचाव करके वचन ही तो निकलता, आह या आह निकले। तो जब हम औधे मुँह गिर जाते हैं तो वचन निकलते हैं, तो वचनावली किसका हो जाएगा, हरिऔध का हो जाएगा। चीज़ों को ट्रिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रचनाएं एक जैसी ही हैं। तो कबीर अगर ग्रंथावली पूछता है तो श्याम सुंदर दास की है, और अगर औधे मुँह गिरते हैं तो हमारे मुँह से वचन निकलता है तो वचनावली किसकी हो जाएगी, हरिऔध की हो जाती है। इसके बाद ये याद कर लेते हैं दोस्तों, इन्होंने तुलसी को स्थान दिया, तुलसी के बाद जायसी को स्थान दिया, इसके बाद भ्रमर गीत सार लिखते हैं। और काव्य में रहस्यवाद, ये देखिएगा कि काव्य में रहस्यवाद और रस मीमांसा पूछ सकता है। ये इनकी कैसी है, सैद्धांतिक आलोचना है। कैसी है ये, सैद्धांतिक आलोचनाएं हैं, सैद्धांतिक आलोचनाएं हैं, याद रखना। और ये प्रथम है, और ये कैसी है 1929 में है, ये प्रथम सैद्धांतिक आलोचना। अगर एग्जाम में पूछे कि रामचंद्र शुक्ल की, वैसे नहीं, रामचंद्र शुक्ल की अगर पूछ ले कि प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन है 1929 ईस्वी में, तो काव्य में रहस्यवाद है। और ये कैसी है, रस मीमांसा 49 में है। रस मीमांसा बहुत पूछी जाती है, तो हमने इसको याद कर लिया था कि रस मीमांसा में भी जो है अनुस्वार वर्ड आ रहा है, और जब 49 कह रहे हैं तब भी अगर 23 24 25 देता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। 49 में भी कह रहे हैं 49, ऐसे भी लिख सकते हैं 49 लिख दिए, या ऐसे लिखते हैं 49 आधना या पूरा ना, तो ये ना आ रहा है। और रस मीमांसा में भी समझ लो ये कैसा है ये अनुसार है, तो रस मीमांसा 49 में है। और रस मीमांसा, रस किसमें था, रस मीमांसा कौन हो सकता है, रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे पूछ ले कि रस सिद्धांत किसका है, ये सब याद कर लीजिए आप सब कि रस सिद्धांत अगर पूछे कि किसका है तो आप लोग क्या बताओगे, रस सिद्धांत। ये जो सारी चीज़ें बता रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र की है। किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की है। ये रस सिद्धांत किसकी है, डॉक्टर नगेंद्र की। मतलब याद कर लेना, मीमांसा किसके अंदर था, तो राम के अंदर था। मीमांसा किसके अंदर होगा, मीमांसा मतलब जो बहुत ही रस मीमांसा, जो बहुत ही अच्छा हो, मीमांसा जो दूसरों को मन को समझे, ऐसे कर लो, जो दूसरों को दूसरे के मन को समझते थे तो कौन, राम समझते थे, तो रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। और सिद्धांत कौन देता है, नगेंद्र देते हैं। सिद्धांत कौन देता है, नगेंद्र। तो इस तरह से याद कर लीजिए,
ये हो गया। गोस्वामी तुलसीदास हो गए, जायसी ग्रंथावली हो गई, भ्रमर गीत सार हो गया, और काव्य में रहस्यवाद रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद रस मीमांसा। इसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद। दोस्तों जयशंकर प्रसाद, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इनका जो जन्म होता है वो कहीं कहीं, ये क्या है 1800 आप लोग 89 ही याद कर लीजिए। इनका जन्म 1889 में होता है और काशी में होता है। 89 काशी, क्या करना है, शंकर की नगरी कौन है, हम बच्चों को ऐसे ही याद करवाते हैं कि शंकर की नगरी किसे कहा जाता है, काशी को कहा जाता है। तो शंकर का जन्म कहाँ होता है, काशी में होता है। तो इनका जन्म जो है कहते हैं कि झारखंडी बाबा के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इनके बाल्य नाम पूछा जाता है। अगर बचपन का नाम पूछे तो क्या है, झारखंडी, क्या है, झारखंडी। लेकिन ये जो हैं कलाधर उपनाम से, किस नाम से, ये कलाधर उपनाम से रचनाएं, कलाधर पूछ सकता है कि कलाधर किसका नाम था, तो जयशंकर प्रसाद का था। कलाधर किसका नाम था, जयशंकर प्रसाद का था। और इनकी जो झरना है, झरना को क्या कहा जाता है, छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। इनकी जो झरना रचना है, जो कि छायावाद की प्रथम रचना कहते हैं, झरना क्या है, ये छायावाद की प्रथम रचना माना जाता है झरना को, और इसको छायावाद की प्रयोगशाला कहा जाता है। और पल्लव को जो है छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये कंफ्यूज करता है, घोषणा पत्र किसे कहा जाता है और छायावाद की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो याद कर लो कि आप घोषणा जब कोई चीज़ की जाती है, देखो पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता है, तो पहले क्या कागज़ वगैरह तो था नहीं, तो पत्ते पर ही घोषणा भेजी जाती थी। पत्ते पर लिख के ही क्या किया जाता था, जो समाचार होता था वो दूसरे राज्य में भेजा जाता था। तो पल्लव पर क्या की जाती थी, घोषणा की जाती थी। पल्लव पर क्या की जाती है, ऐसे याद कर लो, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। पल्लव पर क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। पल्लव पर क्या करेंगे, घोषणा करेंगे। लेकिन आपको कोई प्रयोग करना हो, कोई जो है अनुसंधान करना हो, तो आप झरना के पास जाएंगे, नदियों के पास जाएंगे, समुद्र में जाएंगे। तो झरना के पास क्या करेंगे, प्रयोग करते हैं। तो झरना जो है वो प्रयोगशाला कहा जाता है। और घोषणा पत्र जो है, घोषणा किस पे करते हैं, पत्ते पे करते हैं। तो पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। दोस्तों झारखंडी कहा जाता है। और जयशंकर प्रसाद का जो की सर्व प्रमुख रचना है वो कामायनी महाकाव्य है। और कामायनी को शांति प्रिय द्विवेदी ने जो है उपनिषद कहा है। क्या कहा है, हिंदी साहित्य का उपनिषद है। और इसमें 15 सर्ग हैं, सबको पता होना चाहिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। इसकी जो ट्रिक है हमने आपको बताया है, आप वीडियोस में जाके सर्च करके देख सकते हैं कि कामायनी के 15 सर्ग को कैसे याद किया जाए। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से हमने याद भी करवाया है। तो दोस्तों आइए याद कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद जो हैं इनका काव्य है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, मतलब और भी आया है तथा भी आया है। तो हमने याद कर लिया था, जो जैसे जयशंकर, जैसे शंकर का नाम बहुत बड़ा है, उनको कलाधर नाम से जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, कलाधर नाम से ये लिखते हैं। और इनकी जो है आलोचना में भी हम देख रहे हैं कला शब्द आ गया है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो शंकर कैसे माने जाते हैं, वो कलाधर हैं। कैसे हैं, कलाधर हैं। तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो हमें इसमें कंफ्यूज होता है कि ये पंत की रचना है कि निराला की है कि जयशंकर। तो कलाधर नाम से शंकर लिखते थे, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा कला। तो कला किसकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये भी जान लो कि जयशंकर प्रसाद को किसने प्रथम छायावाद कवि कहा है, तो इलाचंद जोशी ने। किसने कहा है, जो इलाचंद जोशी हैं वो जो है छायावाद का प्रथम प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। लेकिन वहीं पर नंदुलारे वाजपेयी जो हैं वो पंत को छायावाद का प्रथम प्रवर्तक मानते हैं। हमने याद कर लिया था सुमित्रा नंदन पंत। जो सुमित्रा नंदन हैं वो कैसे हैं, बड़े दुलारे हैं, तो उनको दुलारे मानते हैं। सुमित्रा नंदन कैसे हैं, दुलारे थे अपने माँ बाप के ना, तभी तो उनको वन में नहीं जाने दिया जा रहा था, लेकिन फिर वो जाते हैं।
तो नंद दुलारे जो हैं सुमित्रा नंदन पंत कैसे थे, दुलारे थे, तो नंद दुलारे सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। और जयशंकर प्रसाद बड़े जोश में आ जाते हैं, हमेशा कहा जाता है कि शंकर जी कैसे हैं, जोश में आ जाते हैं, कोई भक्त पूजा किया खुश हो गए, उसको आशीर्वाद दे दिए, तो जोश में रहते थे, जोशी उनको प्रथम मांगते हैं। और जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, यहीं लिख देती हूँ, इनको ब्रह्मा कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु कहा जाता है। और निराले क्या हैं, महादेव हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, महेश कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, महेश कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत को देख रहे थे, इनकी जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं, गद्य पद्य और शिल्प और दर्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, तो इनकी जो आलोचनात्मक रचना हो जाएगी शिल्प और दर्शन, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि छायावाद पुनर्मूल्यांकन क्या है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन किसकी है, तो वो पंत की है। ठीक है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन हमने याद कर लिया था, पुनर्मूल्यांकन पा यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी पा आ रहा है, पा के बाद जो है ना आ रहा है ना, ये जो अनुसार है दोस्तों, ये ता का ही पंचमाक्षर है, यहाँ पे ना आ रहा है, पा के बाद ना आ रहा है, और यहाँ भी दे रहे हैं, देख रहे हैं, पा के बाद ना आ रहा है, मतलब पुनर्मूल्यांकन अगर छायावाद का पूछता है तो पंत आएंगे। अब देखो छायावाद से ऐसी ही रचनाएं दो तीन हैं, पूछा जाता है छायावाद रचना किसकी है, क्या है, क्या है, छायावाद, याद रख लीजिए, छायावाद रचना किसकी है, तो ये नामवर की है, किसकी है, पूछा गया था और मेरा गलत भी हो गया था, छायावाद रचना पूछा, मुझे लगा कि ये देवराज उपाध्याय की है और मैंने कर दिया गलत, क्योंकि उस समय मैंने इसको ट्रिक करके याद नहीं किया था। और एक रचना है छायावाद का पतन, क्या है, छायावाद का पतन रचना किसकी है, तो छायावाद का पतन जो है वो देवराज की है, देवराज उपाध्याय हैं, किसकी है, देवराज की है। तो हमने याद कर लिया जो देव होते हैं उनका पतन नहीं होता है, मतलब पतन शब्द आता है ना, जो देव हैं, देखो जो देवता है उनका पतन होता है, उनकी मृत्यु होती नहीं होती है, तो अपने आप चीजें याद हो गई, पतन देव का नहीं होता है, तो पतन वाली रचना किसकी हो जाती है, देवराज की हो जाएगी। और ये चार शब्द हैं, इसमें भी चार ही शब्द हैं, छायावाद मतलब नामवर का, किसका है छायावाद, नामवर का, इसमें भी चार वर्ड, उसमें भी चार वर्ड, पतन किसका नहीं होता है, देव का नहीं होता है, तो पतन छायावाद जो है, छायावाद का पतन जो है देवराज का हो जाएगा। और इसमें भी पा आ रहा है, देखो पा के बाद ना आ रहा है, पंत में भी पा के बाद ना आ रहा है, पंत पुनर्मूल्यांकन। इसके बाद कौन है, निराला है, जिनका जन्म कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल के महिषादल में होता है। और इन्होंने क्या लिखा है, रविंद्र कविता कानन, क्या लिखा, रविंद्र, जैसे कि आप जानते हैं कि रविंद्र जो हैं कौन है, रविंद्र हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं वो पश्चिम बंगाल के थे, तो इनकी रचनाओं पर कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव माना जाता है। तो इससे आपको गलत नहीं होना चाहिए कि रविंद्र कविता कानन किसकी रचना हो जाएगी, निराला की है। ये पूछा जाता है पंत और पल्लव 28 में है, तो देखो जब पंत और पल्लव, जब पल्लव निकलता है ना, पल्लव मतलब जो पौधे का जो एकदम से मुलायम भाग होता है उसे पल्लव कहते हैं। तो जब पल्लव निकलता है तो कैसा लगता है, बड़ा निराला लगता है, सुंदर लगता है, देखने में बड़ा मुलायम रहता है, तो निराला लगता है क्या, पल्लव लगता है, तो पंत और पल्लव किसकी रचना हो जाएगी, निराला की हो जाएगी। और ये कम पूछा जाता है, प्रबंध पद्य देख लीजिए। इसके बाद राम कुमार वर्मा भी हैं, इनका क्या है, कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद, जब भी हमने याद करवाया है राम कुमार वर्मा को, क्या याद करवाया है, कुमार, मतलब जो कुंवारे लोग होते हैं, कुमार जिसकी शादी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, बड़ा रहस्य छुपाते हैं, क्या करते हैं, बड़ा रहस्य छुपाते हैं, सारी चीज़ें नहीं शेयर करते हैं, तो राम कुमार वर्मा की क्या हो जाएगी, कबीर का रहस्यवाद। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास। इसके बाद जो है वचन निकलता है, जब हम औधे मुँह गिर जाते हैं तो हरिऔध का हो जाएगा कबीर वचनावली। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा।
तो मुझे लगता है आप लोग को याद हो गया होगा दोस्तों। निराला के विषय में आप लोग जानते रहिए कि इनका जो छंद है उसे केचुआ छंद कहा जाता है। आलोचकों ने कहा है मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। इन्होंने सरोज स्मृति लिखी जिसे शोक गीत कहा, प्रथम शोक गीत कहा जाता है। और इन्होंने कहा कि जो कविता है वो पुकार है, पुकार ऐसे कुछ शब्द यूज किया है, पुकार है, तो ऐसे याद कर लीजिए। और इन्होंने फिर से देख लो कि रामचंद्र शुक्ल सबसे ज़्यादा अगर किसी को मानते हैं, सर्वोपरि स्थान देते हैं तो तुलसीदास को, तो तुलसीदास पहले लिखते हैं, इसके बाद जायसी को फिर भ्रमर गीत सार और काव्य में रहस्यवाद और लास्ट में है रस मीमांसा 49। ये दोनों रचनाएं इनकी, ये जो दोनों आलोचनाएं हैं सैद्धांतिक आलोचना है। ये जो काव्य में रहस्यवाद है ये इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। सैद्धांतिक मतलब जिसमें काव्य शास्त्रीय गुणों का वर्णन किया गया हो, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा। इसके बाद हमने बताया कि शंकर जो हैं, जयशंकर प्रसाद का जो उपनाम है वो कलाधर है, तो इन्होंने क्या लिखा, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। पंत का ये याद कर लो कि छायावाद का पुनर्मूल्यांकन किसका करते हो आप, पंत का करते हो। पंत में भी पा के बाद ना आया है और उसमें भी आया है। निराला जो है रविंद्र कविता कानन पश्चिम बंगाल के थे, तो जाहिर सी बात है वहीं का लिखेंगे रविंद्र कविता कानन। और पल्लव कैसा होता है, पल्लव बड़ा निराला होता है, निराला होता है, तो निराला का हो जाएगा। इसके बाद जो कुमार लोग होते हैं ना, बड़ा रहस्य छुपाते हैं, तो कबीर जो है रहस्यवाद। ये हमने बताया नहीं दोस्तों। इन्होंने जो रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने कुछ अंग्रेजी रचनाओं का अनुवाद भी किया था, ऐसे जाए इमेजिनेशन कल्पना का आनंद, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी। इमेजिनेशन मतलब कल्पना करना आता है, होता है। लिटरेचर मतलब साहित्य। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग आदर्श जीवन मतलब जो है सिंपल लाइफ, जो है सिंपल लाइफ उच्च विचार, उसी को इन्होंने किस नाम से किया, आदर्श जीवन नाम से किया। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन जो कंटेंट है यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग ये पूरा देखिएगा अच्छे से। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।